नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। नरेंद्र मोदी राजनीति हटकर करते हैं, इसका नमूना आज दिखा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के जो सांसद और विधायक यशवंत सिन्हा को वोट दे रहे थे, वो भी दिल से द्रौपदी मुर्मू के साथ थे। मोदी की पार्टी ने जिस दिन द्रौपदी मुर्मू का नाम अनाउंस किया, उस दिन उनके पास 50% से भी कम वोट थे, लेकिन आज उनके फेवर में कम से कम 62% से लेकर 64% तक वोट पड़े। अक्रॉस द पार्टी, अक्रॉस द स्टेट्स, हर जगह द्रौपदी मुर्मू के लिए क्रॉस वोटिंग हुई। मोदी को समझने में विपक्ष आज भी वही गलती कर रहा है जो वो 2014 से करता आ रहा है। दिल्ली में भी वर्षा अपना दस्तक देना प्रारंभ किया है, लेकिन फिर भी न बाहर की गर्मी कम हो रही है और पता नहीं अंदर भी गर्मी कम होगी कि नहीं होगी। 102 दिन बाद संसद बैठी। पूरे 2448 घंटे बाद देश की सबसे बड़ी पंचायत का सत्र शुरू हुआ। इतना लंबा गैप मिला, मगर विरोधियों की गर्मी फिर भी शांत नहीं हुई। मॉनसून सत्र में प्रधानमंत्री आए। जो लोग कहते हैं मोदी आते नहीं, मोदी संसद में कुछ बोलते नहीं, वो भी देखे। स्पीकर ने जैसे जैसे ऑर्डर दिया, वैसे वैसे सदन की कार्यवाही चली और प्रधानमंत्री ने हर कार्यवाही में हिस्सा लिया। हमारे देश ने कल अर्थात 17 जुलाई 2020 को देश में कोविड के 200 करोड़ टीके लगाए जाने की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। लोकसभा में 4 नए सदस्यों को शपथ दिलाने की औपचारिकता जैसे ही खत्म हुई, विरोधियों ने फट से हंगामा कर दिया। सर एक मिनट सर, हिंदुस्तान में सर प्रधानमंत्री जी है। हाँ, एक मिनट, कुछ नहीं। माननीय नो नोटिस। माननीय सदस्यगण, आज राष्ट्रपति जी का चुनाव है। राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग के लिए लोकसभा की कार्यवाही 3.25 घंटे के लिए स्थगित की गई। संसद दोबारा बैठी तो सिर्फ 5 मिनट चली। इस बार वहां तख्तियां लहराई गई और विपक्षी सांसद आसन तक चले गए। आज ना कोई मुद्दा था, ना कोई नीतिगत सवाल था, फिर भी राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट के आसन को घेरा गया। मोदी कुछ भी करें, विरोधियों का एक ही काम रह गया है, सवाल उठा दो। प्रधानमंत्री ने बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट जगदीप धनखड़ के साथ जाकर उनका पर्चा भरवाया, तो कांग्रेस के जयराम रमेश ने उसमें भी सवाल उठा दिया। जयराम रमेश ने पूछा, कैंडिडेट कौन है? 3 शब्दों के इस ट्वीट में सवाल से ज्यादा नरेंद्र मोदी पर तंज था। वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में भी विरोधियों को मोदी के हाथों एक बार फिर मात खाना कंफर्म है, इसलिए ट्वीट में खींच निकल रही है। 2 बार केंद्रीय मंत्री रह चुके जयराम रमेश को इतना तो पता होना ही चाहिए कि भारतीय लोकतंत्र में परंपरा क्या चीज होती है। अगर जयराम रमेश को याद ना आए हो तो ये तस्वीर देख लें। हामिद अंसारी जब वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन का पर्चा भर रहे थे, तब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने हाथों से उनका पर्चा सबमिट किया था। प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए भी मोदी ने ही द्रौपदी मुर्मू का पर्चा सबमिट किया था। वहां बीजेपी और एनडीए के सारे नेता द्रौपदी मुर्मू के सपोर्ट में आए थे। भारतीय लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, यही परंपरा है। वाइस प्रेसिडेंट का पर्चा प्रधानमंत्री अपने हाथों से दे तो लोकतंत्र की परंपरा नहीं टूटती, बल्कि लोकतंत्र मजबूत होता है। लेकिन जिन्हें किसी भी चीज का नहीं पता, उन्हें बस सवाल उठाना आता है। जयराम रमेश ने जो बात ट्वीट में लिखी है, वही बातें तेजस्वी यादव कैमरे पर आकर बोलने लगे। आप देखिए ना, जब पर्चा भरा जा रहा था तो मुर्मू जी ने क्यों नहीं अपने हाथों से दिया? यानी कहीं ना कहीं से नॉमिनेशन के टाइम में दबा दिया गया। तो ये आशंका तो मन में आएगी ना, एक परसेप्शन बनेगा ना कि भाई जब राष्ट्रपति भी बन जाएंगी तो सरकार के दबाव में रहेंगी। लेकिन वैसा राष्ट्रपति नहीं चाहिए हमें राष्ट्रपति वो चाहिए जो संविधान की रक्षा कर सके, लोकतंत्र को बचा सके। राष्ट्रपति चुनाव में कैसे वोटिंग और मोदी के विरोधी कैसे मात खा गए, ये हम आगे बताएंगे। उससे पहले ये देखना जरूरी है कि संसद में क्या क्या हुआ। विपक्ष हमेशा लोकतंत्र चिल्लाता है, लेकिन लोकतंत्र से ही भागता है। वो संसद में चर्चा करने की डिमांड करता है, लेकिन चर्चा से ही घबराता है।
कांग्रेस के चीफ कम्युनिकेटर शान से बताते हैं कि कांग्रेस ने राज्यसभा को स्थगित करा दिया। असल में उनकी कामयाबी तो इस बात में होती कि वो संसद में चर्चा करा लेते। प्रधानमंत्री आज संसद सत्र शुरू होने से करीब 1 घंटा पहले ही पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए थे। वहां पहुंचकर उन्होंने दोहराया कि संसद तीर्थ है, सभी सहयोग करें ताकि प्रोडक्टिव काम हो सके। न बाहर की गर्मी कम हो रही है और पता नहीं अंदर भी गर्मी कम होगी कि नहीं होगी। सदन को संवाद का एक सक्षम माध्यम मानते हैं, तीर्थ क्षेत्र मानते हैं, जहां खुले मन से संवाद हो, जरूरत पड़े तो वाद विवाद हो, आलोचना भी हो, बहुत उत्तम प्रकार का एनालिसिस करके चीजों का बारीकियों से विश्लेषण हो, ताकि नीति और निर्णयों में बहुत ही सकारात्मक योगदान हो सके। मैं सभी आदरणीय सांसदों से यही आग्रह करूंगा कि गहन चिंतन, गहन चर्चा, उत्तम चर्चा और सदन को हम जितना ज्यादा प्रोडक्टिव बना सके, सदन को जितना ज्यादा फ्रूटफुल बना सके, उसलिए सबका सहयोग हो और सबके प्रयास से ही लोकतंत्र चलता है। संसद के मानसून सत्र में 35 बिल पेश होने वाले हैं। इन बिलों को पास करने के लिए संसद का एक मिनट कीमती है। संसद को 1 मिनट चलाने पर 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। 1 घंटे की कार्यवाही पर 1.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। यानी अगर एक दिन में 6 घंटे की कार्यवाही स्थगित हो जाए तो देश के 9 करोड़ रुपए जाया हो जाते हैं। मोदी सहयोग से संसद चलाने की बात करें तो भी विपक्ष को साजिश ही दिखती है, इसीलिए वो साजिश चिल्लाती है। कांग्रेस नरेंद्र मोदी को गब्बर सिंह कहती है, मगर हकीकत में कांग्रेस मोदी के मैदान में हारने की ही प्रैक्टिस करती है। 22 के प्रेसिडेंट इलेक्शन में मोदी ने विरोधियों को कैसे चित कर दिया, इसमें 24 के चुनाव के संकेत छिपे हैं। प्रेसिडेंट इलेक्शन का अंक गणित तो पहले दिन से ही द्रौपदी मुर्मू के फेवर में था। आज की सबसे बड़ी खबर राष्ट्रपति चुनाव के मैथमेटिक्स में नहीं बल्कि केमिस्ट्री में है। नरेंद्र मोदी ने जिनको प्रेसिडेंट का कैंडिडेट बनाया उनके फेवर में जमकर क्रॉस वोटिंग हुई। भारत के नक्शे पर देखें तो हर राज्य में मोदी मोदी हुआ। जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां भी द्रौपदी मुर्मू को ज्यादा वोट मिले। यूपी में क्रॉस वोटिंग हुई, बिहार में भी क्रॉस वोटिंग हुई। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के विधायक टूटे, ओडिशा में कांग्रेस के विधायक टूटे, महाराष्ट्र में तो एमवीए गठबंधन ही टूट गया। मेघालय में कांग्रेस और टीएमसी के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। असम में कांग्रेस के 20 विधायकों ने मोदी के कैंडिडेट को वोट दिया। ऐसा आरोप कांग्रेस की ही सहयोगी पार्टी एआईयूडीएफ के विधायक ने लगाया। ये एकदम क्लियर है कि कांग्रेस क्रॉस वोट कर रहा है, पक्का है। इट में भी 20+। मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी के बोल रहा हूँ, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आप लोग देख लीजिएगा क्या रिजल्ट है। आप लोग देख लीजिएगा ना, मेरा बातों का यकीन मत कीजिए, अभी रिजल्ट का दिन देख लीजिएगा, 20+ होगा ही होगा। एग्जैक्टली मैंने राज्यसभा में क्या बोला था, बाद में रिपन बोरा खुद कैंडिडेट लीग कांग्रेस क्यों छोड़ा था। पब्लिक तो देख रहा है सब। मैं जो राज्यसभा इलेक्शन में बोला था, हॉर्स ट्रेडिंग किया नहीं, अस्ताबुल ट्रेडिंग किया, 6, 7, 8 होगा, 8, 9, 10 भी होगा, हुआ था कि नहीं हुआ था। और आज भी बोल रहा हूँ 20+ वोट बीजेपी कैंडिडेट को कांग्रेस वाला करेगा, ये पक्का है। दिल्ली से ओडिशा तक और बंगाल से गुजरात तक हम पूरे देश का हाल बताएंगे, मगर सबसे पहले यूपी का हाल देख लीजिए। ये लखनऊ का मूड है। पीला पटका गले में डालकर ओपी राजभर योगी आदित्यनाथ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक के साथ प्रेसिडेंट इलेक्शन में वोट डालने पहुंचे। हाथों में हाथ और उंगलियों से विक्ट्री का निशान। ओम प्रकाश राजभर अब भी अखिलेश के साथ हैं, लेकिन वोट मोदी के कैंडिडेट को दिया। बहन द्रौपदी मुर्मू जी ऐतिहासिक मतों से जीत रही हैं।
सभी माननीय जनप्रतिनिधियों ने तय कर लिया है कि एक आदिवासी बहन को देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठते सभी लोग देखना चाहते हैं। बहुत बहुत आभार सभी उन मतदाताओं का जिन्होंने अपने अंतरात्मा की आवाज पर बहन द्रौपदी मुर्मू जी को वोट प्रदान किया है या देने जा रहे हैं। सभी का समर्थन है। किस तरह देखते हैं, क्या कहेंगे आज आप वोट डाल? द्रौपदी मुर्मू जी चुनाव जीतने जा रही हैं। दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होके जाता है, लखनऊ में भारी बहुमत से जीत रहे हैं उत्तर प्रदेश में। ओपी राजभर की अपनी पार्टी है, वो जो चाहे फैसला कर सकते हैं, लेकिन असली खेला तो समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक बने शिवपाल सिंह यादव ने किया। नेताजी का नाम लेकर शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव के डिसीजन को गलत बता दिया, वो भी कैमरे पर आकर और 25 माइक के सामने। नेताजी जब डिफेंस मिनिस्टर थे और जो प्रत्याशी हैं तो उन्होंने नेताजी पर आरोप लगाया था, आपको पता ही है, आरोप लगाया था ISI के एजेंट हैं और नेताजी उस समय डिफेंस मिनिस्टर थे। और देखिए जो नेताजी के साथ रहे हैं और नेताजी के विचारधारा के लोग हैं, अगर नेताजी पर कभी भी इस तरीके का आरोप लगाएगा तो उसको कभी भी वोट नहीं करेगा। जो पक्का समाजवादी पार्टी का होगा तो वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, कभी उस आदमी को समर्थन नहीं कर सकता। मुलायम सिंह यादव को लेकर शिवपाल हमेशा सेंटिमेंटल हो जाते हैं। अखिलेश इस बात को समझ नहीं पाए और चाचा को ही नसीहत देने की गलती कर बैठे। अभी चुनाव गुजरा है, चाचा को याद रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की भाषा क्या थी और भारतीय जनता पार्टी की भाषा हमेशा खराब रही है समाजवादियों के प्रति। पार्टी टूटने के डर से ठाकरे फैमिली ने द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट दिया। पहले उद्धव ठाकरे ने बयान दिया था, आज आदित्य ठाकरे सामने आए। आज जो राष्ट्रपति महोदय की चुनाव है उसमें हमने शिवसेना पक्ष का जो है समर्थन पूरा मुर्मू जी के साथ दिया है। हमें यही लगता है कि प्रेसिडेंशियल पोल्स एक कहीं भी कोई भी राजकीय चुनाव से अलग होते हैं। ये सर्वोच्च पद है और यहाँ एक उचित व्यक्ति को ही मतदान होना चाहिए और इसलिए आज हमने ये निर्णय लिया है। दीवार पर लिखी इबारत को पढ़ने में ठाकरे से देर हो गई है। मुर्मू तो राष्ट्रपति बनेंगी ही, लेकिन ठाकरे के पास पार्टी बचेगी इसकी गारंटी नहीं है। आज ही एकनाथ शिंदे ने शिवसेना सांसदों की ऑनलाइन मीटिंग बुलाई तो शिवसेना के 19 में से 14 सांसद वहां पहुंच गए। अब एकनाथ शिंदे संसदीय दल पर भी दावा ठोक रहे हैं और रामदास कदम जैसे पुराने वफादार नेताओं ने भी ठाकरे फैमिली को छोड़ दिया है। राष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट 21 को आएगा। यशवंत सिन्हा की हार पहले दिन से तय है। मैं एक पॉलिटिकल लड़ाई ही नहीं लड़ रहा हूं। आप सब जानते हैं कि मैं सरकारी एजेंसियों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहा हूं। इसमें सरकारी एजेंसियां बहुत सक्रिय हो गई हैं और राजनीतिक दलों में तोड़फोड़ करवाने का काम कर रही हैं। लोगों को इस बात के लिए बाध्य कर रही हैं कि वो उनके पक्ष में वोट डालें और पैसे का भी खेल हो रहा है। लेकिन अब भी वो वही गलती कर रहे हैं जो 2014 से करते आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी अलग तरह से सोचने वाले नेता हैं। युद्ध नीति हो या राजनीति, उनकी सोच अलग होती है, अप्रोच अलग होता है। विरोधी ये समझ नहीं पाते, इसलिए मात खाते रहते हैं। आज नरेंद्र मोदी के 3 निर्णय फाइनल हो गए। द्रौपदी मुर्मू ही राष्ट्रपति बनेंगी। वाइस प्रेसिडेंट के लिए जगदीप धनखड़ का नॉमिनेशन हो गया, उनका भी इलेक्शन कंफर्म है। नरेंद्र मोदी ने एक और फैसला जो बहुत पहले कर लिया था उसे समझाया आज। मोदी परंपरागत तरीके से सोचने वाले लीडर नहीं है। मोदी के करीबी भी मानते हैं, विरोधी भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री वहां से सोचना शुरू करते हैं जहां उनके दुश्मन सोचना बंद कर देते हैं। प्रधानमंत्री ने 25 मिनट के भाषण में कम से कम 5 बड़ी हेडलाइन दी। मोदी भारत के सैनिकों को वही हथियार नहीं देंगे जो पहले से 5 देशों के पास हैं। चूंकि बात युद्ध की है, इसलिए सारी बातें तो नहीं बताई जा सकती। जितना बता सकते हैं वो इस रिपोर्ट में।
प्रधानमंत्री युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी एक तरफ सियासी युद्ध लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ रियल युद्ध के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। विश्व का नजरिया, तौर तरीके बदल रहे हैं। अब सामने सामने की लड़ाई से अधिक लड़ाई अदृश्य हो रही है, अधिक घातक हो रही है। अब हम अपनी रक्षा की नीति और रणनीति सिर्फ अपने अतीत को ध्यान में रखते हुए नहीं बना सकते। अब हमें फ्यूचर चैलेंजेस को एंटीसिपेट करते हुए ही आगे कदम बढ़ाने हैं। दुश्मन अदृश्य है, दुश्मन के हथियार दिखते नहीं, दुश्मन कहां से अटैक करेगा ये भी पता नहीं। फिर भी मोदी हिंदुस्तान को तैयार कर रहे हैं। परंपरागत रूप से युद्ध 3 तरह के रण क्षेत्र में लड़ा जाता है, थल, नभ और जल में, यानी जमीन पर, हवा में और पानी में। एटॉमिक युद्ध कभी हुआ नहीं, लेकिन वो भी अगर हुआ तो इन्हीं 3 तरह की रणभूमियों में लड़ा जाएगा। मगर नरेंद्र मोदी स्पेस में भी युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, साइबर स्पेस में भी वॉर के लिए रेडी हो रहे हैं और सोशल स्पेस में भी दुश्मनों को मात देने के लिए तैयार हो रहे हैं। हमें भारत के आत्मविश्वास को, हमारी आत्मनिर्भरता को चुनौती देने वाली ताकतों के विरुद्ध भी युद्ध तेज करना है। जैसे जैसे भारत ग्लोबल स्टेज पर पद को स्थापित कर रहा है, खुद को स्थापित कर रहा है, वैसे वैसे मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, अपप्रचार के माध्यम से लगातार हमले हो रहे हैं। इन्फॉर्मेशन को भी हथियार बना दिया गया है जी। खुद पर भरोसा रखते हुए भारत के हितों को हानि पहुंचाने वाली ताकतें, चाहे देश में हो या फिर विदेश में, उनकी हर कोशिश को नाकाम करना है। राष्ट्र रक्षा अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि बहुत व्यापक है। इसलिए हर नागरिक को इसके लिए जागरूक करना ही उतना ही आवश्यक है। पिछले 1.5-2 साल में दुनिया में क्या क्या हुआ, क्या क्या हो रहा है, उन सभी घटनाओं पर प्रधानमंत्री की नजर है। रूस यूक्रेन में कैसे लड़ रहा है और क्या क्या फेस कर रहा है, उसे मोदी गौर से एनालाइज कर रहे हैं। यूरोप में पावर बैलेंस के लिए रूस पेट्रोल और गैस का इस्तेमाल कैसे कर रहा है, ये भी मोदी देख रहे हैं। श्रीलंका तो एकदम पड़ोस में है। चीन ने कर्ज को कैसे हथियार में बदल दिया और श्रीलंका को गृह युद्ध के मुहाने तक धकेल दिया, इसे भी प्रधानमंत्री बारीकी से देख रहे हैं। कि अब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे भी व्यापक हो गए हैं और युद्ध के तौर तरीके भी बदल रहे हैं। पहले हम सिर्फ लैंड, सी और स्काई तक ही अपने डिफेंस की कल्पना करते थे। अब ये दायरा स्पेस यानी अंतरिक्ष की तरफ बढ़ रहा है, साइबर स्पेस की तरफ बढ़ रहा है, आर्थिक और सामाजिक स्पेस की तरफ बढ़ रहा है। आज हर प्रकार की व्यवस्था को वेपन में कन्वर्ट किया जा रहा है। अगर रेयर अर्थ होगी, उसको वेपन में कन्वर्ट करो। क्रूड ऑयल है, वेपन में कन्वर्ट करो। यानी पूरा विश्व का नजरिया, तौर तरीके बदल रहे हैं। बायोलॉजिकल वेपन के रूप में कोविड-19 वायरस के इस्तेमाल की चर्चा के बीच ही चीन ने रेयर अर्थ मेटल पर बड़ा डिसीजन लिया था। रेयर अर्थ मेटल में चीन का एकाधिकार है। चीन ने अचानक रेयर अर्थ मेटल का एक्सपोर्ट बंद कर दिया तो अमेरिका, यूरोप और एशिया में हाइब्रिड गाड़ियों, सिलिकॉन चिप्स और महंगे सेल फोन का प्रोडक्शन ठप होने की कगार पर पहुंच गया। रेयर अर्थ मेटल को चीन ने हथियार की तरह इस्तेमाल किया। इसी तरह पेट्रोल, डीजल और गैस का इस्तेमाल दुश्मन देश को झुकाने के लिए किया जाने लगा है। हिंदुस्तान ने वो दौर भी देखा है जब गेहूं एक्सपोर्ट पर रोक लगाकर भारत सरकार को युद्ध में हराने का प्रेशर बनाया गया था। आए दिन साइबर स्पेस में हिंदुस्तान की संप्रभुता पर हमला करने की कोशिश होती है। दुश्मन देश इंटरनेट को हथियार बनाकर मिस इन्फॉर्मेशन वॉर छेड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 3 बातों से देश को सचेत किया। मिस इन्फॉर्मेशन मतलब
मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन मतलब भ्रामक सूचना, डिसइंफॉर्मेशन मतलब झूठी बातें प्रचारित करना जिसे प्रोपेगेंडा कहते हैं, और अप्रचार यानी किसी को बदनाम करने के लिए अंट शंट बोलना और लिखना। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को फ्यूचर रेडी कर रहे हैं, इसलिए वर्ल्ड अफेयर्स पर 360 डिग्री अप्रोच रखते हैं। मोदी के विरोधी अग्निपथ स्कीम पर मोदी को घेरने के लिए बैनर और तख्तियां बना रहे हैं। मोदी उनसे बहुत आगे की सोच रहे हैं। प्रधानमंत्री हवा का रुख समझते हैं, लेकिन लहरों पर भी सवारी कर लेते हैं। हमारे पूर्वज समंदर पर अपना वर्चस्व इसलिए कायम कर पाए क्योंकि उन्हें हवा की दिशा के बारे में, अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में बहुत अच्छी जानकारी थी। किस ऋतु में हवा की दिशा क्या होगी, कैसे हवा की दिशा के साथ आगे बढ़कर हम पड़ाव पर पहुंच सकते हैं, इसका ज्ञान हमारे पूर्वजों की बहुत बड़ी ताकत थी। हमारे पास सामर्थ्य है, हमारे पास टैलेंट नहीं है, ऐसा नहीं है जी। और ये भी बुद्धिमानी नहीं है कि दुनिया में 10 लोगों के पास जिस प्रकार के औजार हैं वही औजार लेकर के मैं मेरे जवान को मैदान में उतार दूं। हो सकता है कि उसकी टैलेंट अच्छी होगी, ट्रेनिंग अच्छी होगी, तो उस औजार का शायद ज्यादा अच्छा उपयोग करके निकल जाएगा। लेकिन मैं कब तक रिस्क लेता रहूंगा? जो औजार, जो हथियार उसके हाथ में है, वैसा ही हथियार लेके मेरा नौजवान क्यों जाएगा? उसके पास वो होगा जो उसने सोचा तक नहीं होगा। वो समझे उसके पहले तो उसका खात्मा हो जाएगा। भविष्य का युद्ध कैसा होगा, इसकी झलक मोदी ने उस दिन दिखलाई जबकि देश में सबसे बड़ा सियासी युद्ध लड़ा जा रहा था। पाकिस्तान गजवाए हिंद का ख्वाब देखता है मगर भगवा से डरता है। गजवाए हिंद को लेकर भले ही हिंदुस्तान में अलग अलग तर्क दिए जाते हों, सवाल भी उठाए जाते हों, मगर पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान में गजवाए हिंद को वॉर डॉक्ट्रिन की तरह पेश किया जाता है। चाहे पाकिस्तान की सरकार हो, बाजवा ब्रिगेड हो या फिर जिहादी मौलाना हो, हर किसी की जुबान पर गजवाए हिंद जरूर होगा। गजवाए हिंद की तैयारी सिर्फ पाकिस्तान की सेना ही नहीं कर रही है। पाकिस्तानी मदरसों में छोटे छोटे बच्चों को गजवाए हिंद के चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं। उन्हें सिखाया जाता है कि जब गजवाए हिंद होगा तो उन्हें हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ना होगा। एक तरह से पाकिस्तान का पूरा इकोसिस्टम गजवाए हिंद के लिए ही काम करता है। मगर जब योगी आदित्यनाथ का नाम आता है तो पाकिस्तान के सारे सपने टूट जाते हैं। यह पाकिस्तान का गजवाए हिंद वाला पोस्टर है। हिंदी में खुरासान लिखा है, गजवाए हिंद लिखा है और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो है। साथ में पाकिस्तान के मौलाना अवैस नसीर की फोटो है। गजवाए हिंद का दूसरा पोस्टर देखें, यह भी पाकिस्तानी है। इसमें भी योगी आदित्यनाथ को दिखाया गया है। पीछे गजवाए हिंद का मैप है, साथ में पाकिस्तानी मौलाना। अब एक और पोस्टर देखिए, यह भी पाकिस्तान का गजवाए हिंद ख्वाब है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। इस्लामिक सियासतों का गजवाए हिंद का ख्वाब सैकड़ों साल पुराना है। पाकिस्तान आज भी इसी गजवाए हिंद का सपना देखता है। लेकिन अब पाकिस्तान में जब भी गजवाए हिंद की बातें होती हैं तो योगी आदित्यनाथ का नाम जरूर आता है, क्योंकि पाकिस्तान को लगता है अब तक मोदी सामने डटे थे, अब योगी अड़ जाएंगे। यूपी के वजीर आला जिनका नाम योगी आदित्यनाथ है, जो भारत के अंदर बीजेपी सरकार के अंदर है, मोदी के बाद दूसरे खतरनाक तरीन शख्स हैं। योगी उत्तराखंड प्रदेश का वजीर आला, हाँ तो एक कहता जरा ये जरा गल सुनो। उत्तराखंड प्रदेश ने जेड़े वजीर आला योगी साहब योगी एक गल भी कहते पे। हिंदुस्तान में भले ही गजवाए हिंद को महत्व नहीं दिया जाता है, यह भी कहा जाता है मोहम्मद बिन कासिम के साथ ही गजवाए हिंद हो गया। गजवाए हिंद अब सिर्फ भड़काने के काम आता है।
मगर जैसे ही आप सरहद पार पाकिस्तान की तरफ देखेंगे तो वहां गजवाए हिंद का इंतजार पूरा मुल्क कर रहा है। पाकिस्तान को यकीन है गजवाए हिंद होगा, जरूर होगा और जीत इस्लाम की होगी। पाकिस्तान में तो बहस इस बात पर होती है जब गजवाए हिंद के लिए जाएंगे तो काले झंडे लेकर जाएंगे या हरे। आपसे गजवा हिंद के बारे में सुनते आए हैं, आपसे कुछ बहस कर रहे थे गजवा हिंद के झंडे के बारे में कि आपने कहा काले झंडे, उन्होंने कहा नहीं, इसका तर्जमा सब्ज गहरे रंग वाले झंडे बनते हैं, तो ये पाकिस्तान से लश्कर निकलेगा। और दूसरा मेरा सवाल है सर कि आप पाकिस्तान में इनकलाब कब तक देख रहे हैं? काले झंडे जो हैं हिंद को फतह करने नहीं आएंगे। काले झंडे खुरासान के जो झंडे जाएंगे वो खुरासान से काले झंडे निकलेंगे और बैतुल मक़दस में जाएंगे और एलिया में गाड़ दिए जाएंगे। ये बुनियादी हदीस यही है। और मैं तो 15-20 साल से कह रहा हूं कि अल्लाह ताला इस मुल्क के लोगों को उसकी शमूलियत की सादत अता फरमाए। लश्कर उधर से आएगा। जो तिरमिज़ी की हदीस है, नसाई की हदीस है, वो ये है कि एक लश्कर रवाना होगा हिंद के लश्करों के लिए बैतुल मक़दस से। आज तक रवाना नहीं हुआ। महमूद गजनवी गजना से आया है, गौरी गौर से आया है, ठीक इस तरह बाबर जो है फरगाना से आया है। बैतुल मक़दस, दूसरा बैतुल मक़दस से रवाना करेगा लश्कर हिंद और सिंध दोनों के लिए। फिर मैंने नक्शा भी उस पर दिखाया कि नक्शे में हम लोग जो हैं कम से कम अटक से नीचे के लोग उसमें शामिल नहीं हैं। सिंध के बारे में एक और हदीस है, वो तो बड़ी कट्टर हदीस है कि खराब सिंध मिनल हिंद व खराब अल हिंद मिनल सीन, कि सिंध की तबाही जो है हिंद से होगी और हिंद की तबाही जो है वो चीन से होगी। अब अगली हदीस जो है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ये है कि हिंद के बादशाहों को जंजीरों में जकड़ के लाएंगे। यानी जब वो लोग आएंगे तो इंडिया एक मुल्क नहीं रह चुका होगा, इसको चीन तबाह कर चुका होगा। सुना आपने पाकिस्तान में क्या चल रहा है। भारत पर चीन गजवाए हिंद करेगा। पाकिस्तान में गजवाए हिंद को लेकर एक नहीं कई थ्योरी हैं। एक थ्योरी कहती है कश्मीर के लिए पाकिस्तान गजवाए हिंद करेगा। दूसरी थ्योरी के मुताबिक भारतीय मुसलमान हिंदुस्तान के खिलाफ गजवाए हिंद करेंगे। तीसरी थ्योरी के अनुसार खुरासान से गजवाए हिंद का लश्कर आएगा। चौथी थ्योरी चीन भारत पर हमला करेगा। पांचवी थ्योरी पाकिस्तानी सेना गजवाए हिंद करेगी। छठी थ्योरी मुस्लिम की बढ़ती आबादी गजवाए हिंद होगी। पाकिस्तान में हम परपेचुअल हालत जंग में हैं। रोज LOC हमारी वायलेट हो रही है, रोज कोई 5th जनरेशन वॉर हो रही है, रोज कोई जैसे कोयटा के अंदर बलूचिस्तान के अंदर कोई वाकया हो रहा है या APC का वाकया हो रहा है या कुछ ना कुछ चल रहा है हमारा। तो हम बैटल नहीं है ये एक जगह पे कोई लिमिटेड 4, 10, 15 दिन की बैटल नहीं है। ये एक ऑन गोइंग हमारी चल रही है। और ये तब से जो हमें वाकयात मिलते हैं, हज़ूर कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों का एक लश्कर है जो हिंद से टकराएगा और हिंद से लड़ेगा, और हिंद से जब ये लड़ेगा तो इसकी तमाम हिंदुस्तान पे इसको फतह हासिल होगी और यही लश्कर सियूनियों के ऊपर भी जाके उनके ऊपर फतह याब होगा और उनके ऊपर जो है फतह हासिल करेगा। ये तो अब इसे तो कोई बहुत ही पागल होगा या मुनकर होगा या काफिर होगा जो इनकार कर सकता है, क्योंकि हमारे लिए बहैसियत मुसलमान जो बात हुज़ूर पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दी वही हर्फ़ आखिर है। पाकिस्तान में अलग ही खेल चलता है। मौलाना के स्टूडियो में मौलाना का आदमी फोन करता है, खुद को भारतीय मुसलमान बताता है, गजवाए हिंद के लिए निर्देश पूछता है। वाले इंडिया से भाई हैं मोहम्मद अशरफ शेख, उनका सवाल है, कहते हैं कि इंडिया जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक की प्रेडिक्शन की थी, यानी उनके हदीस पाक में गजवा हिंद के मुताबिक जो प्रेडिक्शन है तो वो पूरा हिंद मुराद था उस वक्त, तो जो हदीस पाक में है। तो अब जब यानी पाकिस्तान और इंडिया अलग-अलग हो गए तो अब यानी जो होगा गजवा हिंद वो सिर्फ क्या पाकिस्तान के मुसलमान लड़ेंगे या पूरा उसमें इंडिया के मुसलमानों का भी कुछ हिस्सा होगा? वो तो अपनी हुकूमत के खिलाफ यानी ऐसा नहीं लड़ सकते। पाकिस्तानी मौलानाओं का मानना है कि गजवाए हिंद से पहले हिंदुस्तान के मुस्लिम पाकिस्तान आएंगे, यहां पर से हिंदुस्तान पर मिलकर हमला करेंगे। पाकिस्तान में बैठे मौलाना ऐसे भारतीय मुस्लिम को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उनके लिए उससे पहले
बिल्कुल जायज़ नहीं है कि वो अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ यानी किताल की लड़ाई या जंग व जदल करें। हाँ, ये है कि उनमें से जो लोग ग़ज़वा हिंद तक अल्लाह ताला उनके लिए सूरत बनाए, पाकिस्तान हिजरत करके आ सकें या आ चुके हों, और जब उन्हें एनवायरनमेंट भी नज़र आ जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की सूरत हाल पैदा हो रही है कि अब ग़ज़वा हिंद से हम बहुत करीब हैं, तो बहुत सारे लोग यकीनन स्नीक इन करके पाकिस्तान आ जाएंगे। तो फिर यहाँ पाकिस्तान की तरफ से अगर वो पाकिस्तान की अफवाज के साथ मिलकर, क्योंकि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए थे, तो मदीना मुनव्वरा से फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वही मक्के के लोग आते हैं, जंग करते हैं, उनके लिए जायज़ होता है। इसी तरह अगर हिंदुस्तान से लोग पाकिस्तान आ जाते हैं और फिर यहाँ से आकर पाकिस्तान की तायद करते हैं तो वो ठीक है, मुनासिब है। लेकिन जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, अव्वल तो बात यह है कि ये हम सिर्फ एक सजेस्ट कर रहे हैं, ये कोई फाइनल बात नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए, दिल की तसल्ली के लिए बात है। एक्चुअल तो देखें, जब ग़ज़वा हिंद होगा तो उस वक्त पूरी इंस्ट्रक्शंस भी होंगी। पाकिस्तान के पास आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, लेकिन ग़ज़वा हिंद के लिए अलग से फौज तैयार की जा रही है, वो भी मदरसों से, जिनको यही सिखाया जाता है हिंदू रीति रिवाज को हमेशा के लिए खत्म करना है। हमारे यहाँ हजारों मदारिस काम कर रहे हैं, बच्चियों की तालीम के हजारों मदारिस हैं और बच्चों की तालीम के हजारों मदारिस हैं। वफाकुल मदारिस के तहत लाखों तलबा हर साल कुरान और हदीस की तालीम हासिल करते हैं। आने वाले वक्त में एक वक्त आएगा कि ग़ज़वातुल हिंद होगी, कब होगी, कैसे होगी, ये अल्लाह जानता है, लेकिन इतनी बात पक्की है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ग़ज़वातुल हिंद में अल्लाह मुसलमानों को फतह अता फरमाएगा और उसके बाद हिंदू तरीके पर दुनिया में कहीं इबादत नहीं होगी, हिंदुस्तान के टुकड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान जब भी ग़ज़वा हिंद का ख्वाब देखता है तभी उसको योगी आदित्यनाथ दिख जाते हैं और ग़ज़वा हिंद का ख्वाब चकनाचूर हो जाता है। क्योंकि उत्तराखंड प्रदेश का वजीर आला, हाँ, तो एक कहता जरा ये तुसी जरा गल सुनो। हिमाचल प्रदेश ने जेड़े वजीर आला जोगी साहब, जोगी भी कहते पे क़यामत तक ग़ज़वा हिंद नहीं होने देंगे। हाँ, क़यामत तक ग़ज़वा हिंद नहीं होने देंगे। ओए अल्लाह दिया बदिया है जड़ियां गल्लां हैगियां ने, जड़ी गल मैं करना पिया है, नहीं होने देंगे। एक खाली पीर पिंजर नहीं आखना, पीर पिंजर दी गल्लां नहीं हैगियां। हाँ, पीर पिंजर दी गल्लां नहीं हैगियां ने, ये अल्लाह दे महबूब दियां, इरबा दे महबूब दियां, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जुबान विचों निकली नहीं है कि ग़ज़वा हिंद होसी और इस्लाम नु फतेह भी होसी। पाकिस्तान के कुछ जो पढ़े लिखे जिहादी हैं वो जानते हैं भारतीय सेना के सामने पाकिस्तान का ग़ज़वा हिंद टिक नहीं पाएगा। 1947 से लेकर साल 1999 तक हर बार सीधी जंग में पाकिस्तान को मात मिली है। सर्जिकल स्ट्राइक करके घर में घुसकर मारा भी है। ऐसे में पाकिस्तान के बुद्धिजीवी लोग ग़ज़वा हिंद चाहते हैं, लेकिन अलग तरीके से। ग़ज़वा हिंद बहुत दूर है जी सर, हिंदुस्तान उससे पहले बहुत सारे टुकड़ों में बदलने वाला है। वहां पे अकली तो उसकी वजह यह है कि उस जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान उससे जंग करेगा, कोई और मुल्क हमला करेगा, चाइना उस पर हमला करेगा तो उसके बाद भारत को नो, हिंदुस्तान का जो अपना रवैया, ये पैगाम देना कि आप लोग जो हैं आप अपने अकीदे के मुताबिक, आप अपनी अकीदत के मुताबिक यहाँ जिंदगी बसर नहीं कर सकते, ये जो मैसेज दिया गया मुसलमानों को, उसके बाद वहां के मुसलमान जो इंडिया से कैसे मोहब्बत कर सकते हैं, इंडिया के लिए कैसे वफादार रह सकते हैं। तो इंडिया में एक और तहरीक उठेगी, मुसलमान वहां के जो है वो वहीं एक अलग खिता लेके इंडिया में जी। तो इंडिया के इस तरह से बहुत सारे टुकड़े होने वाले हैं, जो मैंने पहले प्रोग्राम में भी। ऐसा नहीं है ग़ज़वा हिंद सिर्फ पाकिस्तानी मौलानाओं की सोच है, टीवी डिबेट का टॉपिक है, बल्कि पाकिस्तानी नेताओं की भी यही सोच है। सोशल मीडिया पे बेशुमार पोस्ट लगाई जा रही हैं जिनमें ग़ज़वा हिंद की बात की जाती है और लोगों का ये ख्याल है कि बस यही वो ग़ज़वा हिंद है जिसकी तरफ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया था, लिहाजा ग़ज़वा हिंद की तैयारी करें। और हमारी बहुत सारी पार्टीज़ के बड़े रहनुमा ये कहते हुए पाए गए कि ग़ज़वा हिंद की तैयारी करें, आप लोग बस ग़ज़वे के लिए तैयार रहें और ये आखिरी मार्का है और इंडिया को जो है वो अब ख़त्म कर देना है, तोड़ देना है। पाकिस्तान की सियासत में पहले इमरान खान थे, अब शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री हैं।
पाकिस्तान का प्रधानमंत्री वही बनता है जो पाकिस्तानी सेना की कश्मीर पॉलिसी को आगे बढ़ाता है। इमरान खान भी गजवाए हिंद का सपना देखते और दिखाते थे, बस अल्फाज बदल जाते हैं। शहबाज सरकार में भी यही चल रहा है, बस तरीका बदल गया है। पाकिस्तान की आबादी 285 मिलियन हो जाएगी 2030 तक। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन। हम अल्लाह की खुदा की मखलूक कम नहीं करना चाह रहे, हम मुसलमान कम नहीं करना चाह रहे, हम मुसलमान को बेहतर बनाना चाह रहे हैं, हम मुसलमान को तालीम याफ्ता सेहतमंद बनाना चाह रहे हैं। और फिर मेरा कभी कभी ये क्वेश्चन बन जाता है कि यार अक्सर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी बात से डेफर करते हैं, तो इतनी जिस तरह इन साहब ने भी फरमाया वीडियो में कि तो अल्लाह दे रहा है और हम बढ़ा रहे, तो मैंने कहा यार आप कोई ऐसे मुल्क में जाके इतने बच्चे पैदा करो ना जहाँ मुसलमान माइनॉरिटी में हो, तो समझ में आता है। तो यहाँ तो हम लोग वैसे ही बोलते हैं माशाल्लाह। अपने देश की बढ़ती आबादी समस्या, दूसरे देश में मुस्लिम आबादी वरदान है, ये पाकिस्तान की सोच है। हिंदुस्तान में कोई भी फैसला किया जाता है, कोई भी स्कीम लॉन्च की जाती है, उसका असर पाकिस्तान पर जरूर पड़ता है। जैसे अग्निवीर स्कीम, पाकिस्तानी मौलानाओं का मानना है कि मोदी ने अग्निवीर योजना इसलिए लॉन्च की ताकि वो गजवाए हिंद को रोक सकें। गजवा हिंद है, उसका अग्निपथ से सलूक है या नहीं, अग्निपथ से उसका कनेक्शन है या नहीं, एक सेंस में है, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं दरअसल ये ईमान और कुफ्र की जंग है। ला इलाहा इल्लल्लाह और शिरक अकबर, इनकी जंग है। ये वही जंग है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़ी थी। उनका मुकाबला भी बुत परस्तों के साथ था, हमारा मुकाबला भी बुत परस्तों के साथ है। तो ये अग्निपथ की स्कीम हो या कुछ हो, ये वही मामला है कि जैसे अबू जहल और जो अबू लहब हैं वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हर वक्त कोई ना कोई साजिश करते रहते थे। उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो दिन आएगा कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, इनको अल्लाह ताला 22 लाख और 26 लाख मुरब्बा मील के ऊपर सल्तनत अता फरमा देगा। वो सोच भी नहीं सकते थे, गुमान भी नहीं कर सकते थे कि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम 1400 साल बाद भी अकीदत और एहतराम से लिया जा रहा होगा, दुनिया के हर कोने से दुरूद व सलाम भेजा जा रहा होगा। सोचिए, हिंदुस्तान के ठीक बगल में एक ऐसा देश है जो रात दिन हिंदुस्तान की बर्बादी के सपने देखता है, हमले भी करता है, आतंकवादी भी भेजता है और गजवाए हिंद करने के लिए बेकरार है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।